एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर बायोलॉजी का। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर करेंगे बच्चों। तो पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है लाइफ प्रोसेस का। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, न्यूट्रिशन इन एनिमल। प्लांट का पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, कि वो कैसे खाना लेते हैं, कैसे अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे एनिमल्स में कि एनिमल्स अपना खाना कैसे लेते हैं। तो एनिमल में एग्जांपल है अमीबा। अमीबा का हम न्यूट्रिशन देखेंगे, ये उसी का डायग्राम है अमीबा का, कि वो खाना कैसे लेता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। इस वीडियो में हम सब कुछ डील करेंगे बच्चों, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। और लास्टली न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। इसी नोट से, यस बच्चों, इसी नोट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे वो मंथली टेस्ट हो, चाहे आपका प्री बोर्ड हो, चाहे आपके बोर्ड्स हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस बच्चों वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, वो खाना को बनाते हैं। ठीक है, हर किसी को, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना खाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो वो अपना खाना किसके हेल्प से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जिससे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे भरे पौधे होते हैं, सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से क्या मतलब है, कार्बोहाइड्रेट से मतलब है बच्चों, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से मतलब ये इनके खाने की बात हो रही है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मीन्स ये इसके खाने की बात हो रही है, किसके, प्लांट के। एंड रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है, जो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, जो प्लांट करते हैं अपने खाना के लिए, जिससे कि उन्हें खाना मिल पाए, फूड मिल पाए, अपना खाना वो खुद प्रिपेयर करते हैं विद दी हेल्प ऑफ लाइट। उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है बच्चों, एक ऐसी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जिसमें कि हमारे ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और रिलीज क्या करते हैं, O2 को रिलीज करते हैं, फॉर्म सिंपल सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। ओके, सेम यही चीज डेफिनेशन में लिखी है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, यानी कि वो अपना खाना बनाते हैं, वो CO यानी कि O2 को रिलीज करते हैं। ठीक है, CO2 का बच्चों वो यूज करते हैं, जो प्लांट होते हैं CO2 का यूज करते हैं और O2 को अपने बाहर से निकाल देते हैं, रिलीज कर देते हैं फ्रॉम अ सिंपल सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। किस किस की जरूरत से होता है वो खाना बनता है, देखो किस किस की जरूरत हमें पड़ती है। हमें देखो क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ग्रीन लीव्स का क्या मतलब है, ग्रीन लीफ का मतलब ये है कि वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। हमें लाइट की जरूरत है, सनलाइट की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। ठीक है, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो बच्चों ये लेता है, जो प्लांट होता है वो CO2 को लेता है, लेकिन ऑक्सीजन को रिलीज करता है, यानी बाहर निकालता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी का मतलब होता है सनलाइट, उसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। व्हाट, राइट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपसे इक्वेशन लिखवा रहा है। ठीक है, जो बच्चों ये मैंने नोट्स प्रिपेयर किए इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस किए, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जनरली क्या होता है कि नोट्स लिखवा देते हैं, ठीक है, तो फिर बच्चों को समझ में नहीं आता किस टाइप के क्वेश्चंस आते, कैसे आते। तो मैंने आप लोगों के ही वजह से क्वेश्चंस के फॉर्म में नोट्स को प्रिपेयर किया है। तो ये मत सोचिएगा कि हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, आप चैप्टर भी पढ़ रहे हो। ठीक है, चैप्टर और क्वेश्चंस आप साथ में कर रहे हो। तो आपको इक्वेशन बतानी है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। तो ये जो इतनी बड़ी सी इक्वेशन लिखी किसकी है, फोटोसिंथेसिस की है। केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि CO2, हमारे पास पानी है वाटर H2O। देखो किसकी किसकी प्रेजेंस होना, क्या क्या वहां पे उपस्थित होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, उससे ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट की हम जो बात कर रहे थे डेफिनेशन में, वाटर और ऑक्सीजन भी मिलेगा। फिर आप यहाँ 6, 12, ये सब क्या है, ये इसलिए ताकि आप बैलेंस कर पाओ। ये आप केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे क्लास 10th के, कि जो आपकी रिएक्शन होती है उसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो ये जो आगे नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ये बैलेंस करने के लिए लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ और ये
ये सब बैलेंस के लिए लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। देखो बच्चों, बायोलॉजी में डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा। ये आपको याद करना है। देखो जहाँ पे लर्न लिखा हुआ है क्वेश्चन के ऊपर, देख रहे हो, ऑलरेडी मेंशन है कि आपको याद करनी है ये चीज। ये देखो ये लिखा है, तो यानी कि आपको इसे याद करना है। कुछ बच्चे पूछेंगे कि मैम ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी। बच्चों, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहां से आपको मेरे सारे नोट्स, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है बच्चों, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। देखो हमें ये बताना है कि रॉ मटेरियल्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से यूज हम करते हैं। तो हम 4 रॉ मटेरियल यूज करते हैं। 1 2 3 डाल के आप 4 नंबरिंग करेंगे। ये इंटेक्स क्वेश्चन है, पेज नंबर 81। हो सकता है आपकी न्यू एनसीईआरटी है, ठीक है, या फिर हो सकता है आपके पास पुरानी है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा बच्चों। लेकिन इंटेक्स क्वेश्चन है ये, ठीक है। पेज नंबर वेरी कर सकता है, लेकिन जो आपका इंटेक्स क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सनलाइट आप यूज करते हो फोटोसिंथेसिस में, क्लोरोफिल, CO2, वाटर। सनलाइट एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है। सनलाइट एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है ना, पत्ती थी जो हमारे डायग्राम में लीफ बनी हुई थी, वो क्या करती है, जैसे उसके ऊपर सनलाइट आती है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और लीफ के अंदर क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल होता है। ये देखिए, ये लीफ है ना, लीफ के अंदर क्लोरोफिल होगा तो ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो हमारा CO2 है वो क्या करेगा, इंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। देखो जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो बाहर निकलती है पेड़ से, और जो CO2 होती है वो प्लांट के अंदर जाती है, ठीक है। स्टोमेटा का यहाँ पे रोल है, स्टोमेटा के थ्रू अंदर बाहर जाते हैं एज बाय प्रोडक्ट। जो ऑक्सीजन है वो बाय प्रोडक्ट की तरह बाहर रिलीज हो जाती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि बाय प्रोडक्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या है, O2 है कि CO2। तो यस बच्चों, O2 है, ठीक है। थ्रू स्टोमेटा ऑन लीफ, स्टोमेटा की वजह से वो अंदर बाहर होते हैं। स्टोमेटा क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है, डोंट वरी, है स्टोमेटा के बारे में अपने सिलेबस में। द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। किसका क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 3rd। पेज नंबर भी देख लो, यहाँ पे पेज नंबर 99 पे है ये। समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को किस चीज की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट, सब चीज की जरूरत होती है, इसलिए आ जाएगा ऑल द एबव। इसका एक्सप्लेनेशन ये है बच्चों, जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो अपना खाना खुद बना ले। तो जो प्लांट्स होते हैं बच्चों वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है। वो प्लांट्स को हर चीज की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, वाटर की होती है, क्लोरोफिल की होती है, सनलाइट की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इवेंट्स बताइए कौन कौन से होते हैं फोटोसिंथेसिस में। आपकी बुक में यानी कि एनसीईआरटी में ये लाइन डायरेक्ट लिखी हुई है पॉइंट्स बना के, इसलिए आपको इसका सीक्वेंस भी सेम रखना है, और सेम इसी तरीके से पॉइंट में आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है। आंसर्स आप ऐसे ही लिखोगे पॉइंट बना के, और आपकी जो बुक है बच्चों उसमें एज इट इज पॉइंट के हिसाब से ही आंसर लिखा है। और ये 1 वाला 1 में ही लिखना है, 2 वाला 2 पे लिखना है, ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, कुछ भी सीक्वेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं इवेंट्स क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो लाइट एनर्जी है वो कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। कैसे करता है, ये देखो, ये हमारे पास लीफ है, लीफ में क्लोरोफिल होता है, तो लाइट एनर्जी यानी कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यही बात कही जा रही है यहाँ पे। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें स्प्लिट किया जा रहा है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये बात भी सही है। ये हमें कहाँ पता चल रहा है, ये हमें मालूम चल रहा है इस इक्वेशन को देख के। इस इक्वेशन को देख के हमें मालूम चल रहा है, देखो कन्वर्जन हो रहा है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, यानी कि जो लाइट एनर्जी हम सन से ले रहे थे वो केमिकल में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जो वाटर है वो स्प्लिट कर रहा है, ये जो वाटर है बच्चों स्प्लिट हो रहा है
किस चीज में स्प्लिट हो रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो इस इक्वेशन को देख के आप ये बात समझ पा रहे हो, सेकंड पॉइंट। ठीक है। थर्ड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। सही बात है कि रिडक्शन हो रहा है। ये आपको कहाँ देखने मिलेगा? सेम बच्चों इसी इक्वेशन में देखने मिल रहा है कि रिडक्शन हो रहा है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट दैट मीन शुगर में, यानी कि ग्लूकोज बच्चों। ठीक है, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज। नेक्स्ट देखते हैं, बायोकैटलिस्ट कॉल्ड। एंजाइम कहते हैं बच्चों, बायोकैटलिस्ट को एंजाइम कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ डैश इन प्लांट स्टार्च। स्टार्च में जो बच्चों होता है, जो स्टार्च होता है ना, वो प्लांट में मिलेगा, और जो ग्लाइकोजन होता है वो एनिमल में मिलेगा। यानी कि जो हम देखो, कार्बोहाइड्रेट दोनों के पास है, प्लांट के पास भी है और एनिमल्स के पास भी है। स्टोर करके रखने का तरीका अलग अलग होता है। ये किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? प्लांट्स स्टार्च के फॉर्म में, और जो एनिमल्स होते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं डेजर्ट प्लांट के बारे में। डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, यानी कि रात में जो हमारे डेजर्ट प्लांट होते हैं वो CO2 को लेते हैं and prepare intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। देखो, जो क्लोरोफिल है जो लीफ में क्लोरोफिल होती है, उसको वो एब्जॉर्ब कब करते हैं? दिन में। ठीक है, और जो वो CO2 जो होता है कब लेते हैं? रात में। समझ में आया? अब आगे देखते हैं बच्चों। ठीक है, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ लीफ? लीफ में वो जगह कौन सी है जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, नेम ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। देखो, ये लीफ है, इस लीफ के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। ये क्लोरोप्लास्ट हो गए मान लीजिए। ठीक है, लीफ हो गया क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर बच्चों पिगमेंट है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? ग्रीन ग्रीन पिगमेंट है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। समझ गए? क्लोरोफिल आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच आर ग्रीन पिगमेंटेड सेल ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग क्लोरोफिल। समझ में आई बात? ये हमारे पास डायग्राम है जो आपकी बुक में बना हुआ है। इसमें मेनली आपको ये समझना है कि जो आप लोगों को स्मॉल सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, स्मॉल सेल्स कंटेनिंग ग्रीन डॉट, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए, ग्रीन ग्रीन डॉट दिख रहा है, ऐसे ऐसे करके बना है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये जो सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट, दीज ग्रीन डॉट्स, जो हरे रंग की डॉट है बच्चों, यहाँ जो बनी हुई है, आर सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। जो ग्रीन ग्रीन है ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, विच कंटेन क्लोरोफिल, जिसमें क्या है? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज स्टोमेटा? ये काफी इंपॉर्टेंट है। जहां पे जो लिखा हुआ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स बच्चों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहां पे लिखा है लर्न कीजिए, तो यानी कि आपको उसको लर्न करना ही होगा एनी हाउ, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा क्या होता है? टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। ये जो लीफ है, जो लीफ की जो सरफेस है, उस पे छोटे 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 से पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं पत्ती के सरफेस पे, दैट रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये क्या है? गैसेस हैं। एंड कंट्रोल वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन, पानी लॉस ना हो जाए, पानी उड़ ना जाए, ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी को बचाते हैं लॉस होने से। ठीक है, लेकिन स्टोमेटा मतलब क्या होता है? वो टाइनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीफ के सरफेस पे जो एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प करते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। अब देखो, गार्ड सेल, अब देखो, बंद दरवाजा बंद करना और खोलना, देखो खोलना और बंद करना दरवाजे को, पोर को, ये किसका काम है? गार्ड सेल का। कुछ समझ नहीं आ रहा? देखो बच्चों, ये हमारी लीफ है, लीफ में स्टोमेटा होता है। मान लीजिए
कि ये हमारे पास स्टोमेटा है जो मैं ब्लू कलर का बना रही हूँ, ये स्टोमेटा, ये स्टोमेटा, ये स्टोमेटा, ये स्टोमेटा, ये स्टोमेटा। ठीक है, अब इसका जो दरवाजा है अभी एक्सचेंज ऑफ गैस करेगा कि कोई गैस अंदर आए, जैसे कि मान लो ये क्या चाहेगा कि CO2 अंदर आए, O2 बाहर जाए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा स्टोमेटा, उसमें टाइनी टाइनी पोर्स है। ठीक है, टाइनी टाइनी पोर्स है स्टोमेटा में, वो गार्ड सेल का काम है। जैसे कि ये देखो, ये डायग्राम है, ये जो पूरा डायग्राम देख रहे हो ना बच्चों, ये लीफ के अंदर की बात चल रही है, लीफ के अंदर होगा इस तरीके का, ये स्टोमेटा है, ये खुला हुआ स्टोमेटा, ये बंद किया हुआ स्टोमेटा है। तो ये देखो, ये व्हाइट कलर दिख रहा है ना, दैट मीन्स ये खुला है, और ये काला काला है बीच में, यानी कि बंद है अभी। अब जो गार्ड सेल है, ये रहे गार्ड सेल, यहाँ पे ये गार्ड सेल है, ये दरवाजा को बंद और खोलते हैं। ठीक है, ये दरवाजे का काम करते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर, जो पोर है उन्हें बंद करना है कि खोलना है, बंद करना है कि खोलना है, ये किसका काम है? गार्ड सेल का। द प्लांट क्लोज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्लोज कब कर देते हैं? इस छोटे छोटे पोर्स को कब बंद कर देते हैं? जब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की कोई जरूरत नहीं है। खोलते कब है पोर्स को? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल का काम है दरवाजा खोलने और बंद करने का। ये हमारे पास डायग्राम है। द गार्ड सेल स्वेल, जो गार्ड सेल होता है वो मोटा सा हो जाता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। When water flows into them, उसके अंदर जब पानी भरता है, causing the stomatal pore open, देखो स्टोमेटल पोर खुल जाता है, जैसे ही गार्ड सेल के अंदर फूला फूला सा हो जाता है, स्वेल हो जाता है, तो क्या होता है? खुल जाता है स्टोमेटा पोर, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। वैसे ही अगर पोर को क्लोज करना है तो ये श्रिंक हो जाएगा। कौन? गार्ड सेल। देखो जब वो फूल जाए गार्ड सेल तो छेद ओपन हो जाएगा, पोर ओपन हो जाएगा, और सनकन गार्ड सेल क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि श्रिंक हो चुका है, इसका मतलब होता है श्रिंक हो जाना, सिकुड़ जाना। ओके, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस? एंड प्रोडक्ट क्या है बच्चे? स्टार्च है। बाय प्रोडक्ट क्या है बच्चों? ऑक्सीजन है। What are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are the byproduct? ठीक है, आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि वो जरूरी कंडीशन कौन सी है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इसका बाय प्रोडक्ट क्या है। दो क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। कहाँ पे पूछा जा रहा है? एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 99 पे। ठीक है, एक्सरसाइज में देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 उसका आंसर है ये। सबसे पहले पूछा जा नेसेसरी कंडीशन बताओ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए, तो क्या है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। अगर ये नहीं होगा बच्चों तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होगा? अब बाय प्रोडक्ट पूछा जाए तो बाय प्रोडक्ट क्या है बच्चों? ऑक्सीजन है, तो इसका आंसर है O2। बाय प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन है। और एंड प्रोडक्ट क्या है बच्चों? एंड प्रोडक्ट होता है स्टार्च। चलो अब ये खत्म हो गया बच्चों, न्यूट्रिशन इन प्लांट खत्म हो गया, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल में हम देखेंगे सबसे पहले अमीबा, कि वो न्यूट्रिशन कैसे लेता है। सिंगल सेल, सिंगल सेल का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ सिंगल सेल से बना हो, सिर्फ सिंगल सेल से। ठीक है, एक सेल से बना हो, वन सेल से, मेड अप ऑफ वन सेल। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जिसके पास सिंगल सेल हो। जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम इसका एग्जांपल है। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों, द फूड में बी टेकन इन द, जो खाना लेते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बाय द इंटायर सरफेस, अपने पूरे शरीर से। उनकी अगर इतनी बड़ी बॉडी है तो अपने इस पूरी बॉडी के थ्रू, इस पूरी बॉडी के सरफेस के थ्रू वो खाना लेंगे। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने, वो अपना खाना मे बी टेकन इन बाय द इंटायर सरफेस, वो पूरे के पूरे इंटायर सरफेस के थ्रू खाना लेते हैं, बाय द इंटायर सरफेस। बट एज द कॉम्प्लिसिटी, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है बच्चों जो काफी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, इंक्रीज डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे कि हम इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हम ले लेते हैं ह्यूमन। ठीक है, अब ह्यूमन के पास हर काम के लिए अलग अलग डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट ऑर्गन है,
स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो काम को करेंगे, अलग अलग पार्ट है, अलग अलग ऑर्गन है अलग अलग काम के लिए। जैसे एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास किडनी है, ठीक है, डाइजेशन के लिए भी हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स है जैसे कि लीवर हो गया, बहुत कुछ है हमारे पास। लेकिन सांस लेने के लिए अलग है, ब्लड को पंप करने के लिए हमारे पास हार्ट है, लंग्स है, बहुत सारे। बट जो अमीबा उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपनी बॉडी की जो सरफेस है बच्चों, उसी से खाना पीना करता है, सब कुछ उसी से करता है, खाना भी उसी से खाएगा, एक्सक्रीशन भी उसी से करेगा। तो वो सारे अपनी बॉडी के फंक्शंस जो होते हैं वो अपनी बॉडी सरफेस से करता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हम बात करें ह्यूमंस की, तो उनके पास अपनी बॉडी का अलग अलग काम करने के लिए, ठीक है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, जो भी करना चाहते हैं उसके लिए एक अलग से उनके पास ऑर्गन होता है। स्पेशलाइज्ड फंक्शन, एक स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है स्पेशलाइज्ड काम करने के लिए। ये नहीं है कि एक ही चीज से सारे काम कर दें। ओके, राइट एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का मतलब तो मैंने बता दिया आप लोगों को, जो एक सेल से बना हुआ हो। यूकैरियोटिक का मतलब होता है जो एडवांस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब पुराने जमाने वाले, पुराना डब्बा वाला टीवी, अब तो एलईडी आ गया, तो एलईडी वाले कौन हो गए? यूकैरियोटिक हो गए। यानी नए जमाने वाला यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल से बना हुआ कौन है? अमीबा और पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये यहाँ पे किसका डायग्राम है? अमीबा का डायग्राम है कि वो खाना कैसे लेता है। ये अमीबा है। अमीबा का बच्चों कोई शेप नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी होता है। ओके, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है उसके पास। और ये जो येलो कलर का देख लो ये साइटोप्लाज्म है। अब ये आया खाना, फूड पार्टिकल। ओके, अब अमीबा को तो भूख लगी है, अब अमीबा इसको खाएगा, तो वो सबसे पहले इस तरीके से बनाएगा स्ट्रक्चर इसके अराउंड। जो खाना है ना, तो उसके खाना के अराउंड इस तरीके से वो स्ट्रक्चर बनाएगा। बना लिया उसने, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। जो ये ऐसे ऐसे इसके जो हाथ से निकले हैं ना, सूडो मतलब बच्चों फॉल्स होता है, सूडो मतलब फॉल्स, तो फॉल्स है उसके पास, असली हाथ पैर थोड़ी है, नकली है ये। इस तरीके से उसने फूड को अपने अंडर में कर लिया, ठीक है। ये क्या बन गया? फूड वैक्यूल। ये जो गड्ढा दिख रहा है ना जिसमें खाना है, वो फूड वैक्यूल है। अब उसने फूड वैक्यूल ले लिया तो हम इसे बोलेंगे इंजेशन। फिर अब दूसरे स्टेप में आते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होगा? डाइजेशन, ठीक है, फूड वैक्यूल। अब देखो ये फूड वैक्यूल अंदर दिख रहा है आपको, यहाँ पे डाइजेशन होगा, ये फूड वैक्यूल है। अब डाइजेशन होने के बाद अब देखो उसने खाना खा लिया बच्चों, अब उसको मिलेगी एनर्जी। क्या मिलेगी? एनर्जी। अब उसे क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा अपनी बॉडी में, कि भैया एब्जॉर्ब कर लो, खाना में से न्यूट्रिशन मिल गया, न्यूट्रिशन मिल गया, ताकत मिल गई, ठीक है। अब उसे अपनी बॉडी में वो लगाएगा, एसिमिलेशन करेगा। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे उसे स्टोर करके रख लिया अपने पास कि एब्जॉर्ब कर लो भैया, कोई न्यूट्रिशन ना चला जाए, छूट ना जाए हाथ से। यहाँ पे एसिमिलेशन करेगा यानी कि वो ग्रोथ करेगा। अगर वो अभी इतना सा है ना, तो फिर अपनी ग्रोथ करके बड़ा हो जाएगा और अपनी बॉडी मेंटेनेंस के लिए यूज करेगा उस एनर्जी को। फिर लास्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट था उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा। ये सब जो वो काम कर रहा है, जो ये अमीबा इतना सब कुछ आपने देखा, इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन देखा आपने कि किडनी की बात कर रहे हो? कुछ नहीं। वो देखो एक्सक्रीशन कर रहा है, देखो वो अपनी बॉडी से वेस्ट बाहर निकाल रहा है ना, इजेशन कर रहा है, तो वो देखो बॉडी सरफेस से कर रहा है। वो डाइजेशन कर रहा है तो भी वो बॉडी सरफेस से कर रहा है। अरे भैया वो जो भी प्रोसेस करेगा ना बच्चों, वो बॉडी सरफेस से करेगा, क्योंकि वो छोटू मोटू सा एक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो उसके पास कोई किडनी देखी क्या आपने? इसके पास कोई किडनी हो? ए, किडनी देखी बच्चे आपने? नहीं, किडनी नहीं देखी होगी आपने। क्यों नहीं है इसके पास किडनी? बिकॉज ये लोअर ऑर्गेनिज्म है, हमने ऊपर देखा। जो इस टाइप के लल्लू ऑर्गेनिज्म है उन्हें कोई जरूरत नहीं होती है, छोटी सी बॉडी है, अपनी सरफेस से काम चलाएंगे, ठीक है, और अपने सरफेस से वो सब कुछ कर लेंगे। बट कॉम्प्लेक्स बॉडी में ऐसा नहीं होगा। तो हम ह्यूमन का अच्छे से पढ़ेंगे न्यूट्रिशन वो कैसे लेते हैं। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म न्यूट्रिशन, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। यहाँ पे बच्चों थ्रू है, देखो दिख नहीं रहा होगा आपको न्यूट्रिशन के आगे। अब देखा, अभी देखिए न्यूट्रिशन के आगे क्या लिखा है।
ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है दैट परफॉर्म न्यूट्रिशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जिसमें कि 5 स्टेप्स आए, ये 5 जो लिखे हुए हैं, ये मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया था आपको कि ये 5 स्टेप जहाँ पे आते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, उसको बोलते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हैं और इनके बाजू में लिखा हुआ है, जो अभी आपने डायग्राम में देखा ना, उसी चीज को लिखा गया है कि अमीबा खाना कैसे लेता है। सबसे पहले तो वो खाने को अपने पास ले लेता है, ठीक है, सूडोपोडिया के थ्रू से, सूडोपोडिया की हेल्प से वो उसको देखो इस तरीके से कवर कर लेता है। ये कर लिया, इसी को वो बोला जा रहा है फर्स्ट सेंटेंस में तो। और उसने खाना खा लिया, ठीक है, फूड वैक्यूल बना लिया, डाइजेशन किया, उसके बाद फिर उसने एब्जॉर्ब किया, एसिमिलेशन में उसने क्या किया, ग्रोथ किया, अपना रिपेयर किया उसने अपने आप को, फिर वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया सेल मेम्ब्रेन से। जो मैंने आप लोगों को डायग्राम में समझाया था बस वही लिखा हुआ है। क्या ये इंपॉर्टेंट है? जो मैंने ये डायग्राम दिखाया और उसके नीचे जो बकवास लिखी है, क्या ये बच्चों इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स पूछ लेते हैं एग्जाम में कि बताइए कि जो अमीबा है वो कैसे डाइजेशन मतलब अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है। तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा ये वाला, और उसके बाद आपको ये 5 सेंटेंस लिखने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि 5वें नंबर का सेंटेंस आप तीसरे नंबर पे लिख दो, फिर पहले नंबर पे लिख दो, टीचर काट देगा, टीचर बच्चों काट देगा। ये 5वें नंबर पे, तो 5वें नंबर पे ही इसको होना चाहिए। पहले आप अपनी बॉडी से वेस्ट थोड़ी निकाल दोगे, पहले तो आपको खाना पड़ेगा ना, डाइजेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ये लास्ट प्रोसेस है तो लास्ट में ही लिखोगे, पहले मत लिख देना, समझ गए। जो अमीबा है वो सूडोपोडिया का इस्तेमाल करता है। जो सूडोपोडिया होता है वो फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं टेम्पररी, जैसे कि वो खाना लेता है, फूड वैक्यूल बनाता है, कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। जितना बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स फूड था वो सिंपल सिंपल फॉर्म में टूट जाता है जब डाइजेशन होता है। डाइजेशन का मतलब यही होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट कर दो। जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिफ्यूज करते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म, अनडाइजेस्टिव वेस्ट इज, देखो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा जो उसने न्यूट्रिशन खाया, और जो वेस्ट है अनडाइजेस्टेड है, जो किसी काम का नहीं, वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा वो वेस्ट। अब हम बात करेंगे कि जो अमीबा है उसकी तो हमने बात कर ली। अब पैरामीशियम वो कैसे न्यूट्रिशन लेता है। तो जो पैरामीशियम होता है बच्चों वो कैसे न्यूट्रिशन लेता है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो पैरामीशियम होता है वो भी यूनिसेलुलर है। क्या है बच्चों? यूनिसेलुलर है, यानी कि एक सेल से बना हुआ है। द सेल हैज अ डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। यहाँ पे कैविटी देख रहे हो, डायग्राम से समझो तो इजी होगा। आप यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होगे, ये बच्चों उसको सीलिया बोलते हैं, ठीक है। ये मान लो फूड है, तो गोल 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 ये रहा फूड यहाँ पे, तो गोल गोल इन सीलिया के ऊपर, जो इस तरीके से सीलिया है ना, इसके ऊपर से गोल गोल धड़कता हुआ, गोल गोल घूमता हुआ इस गड्ढे में जाके गिरेगा। ये गड्ढा क्या है? कैविटी है। इस तरीके से वो डाइजेशन करता है। इस सीलिया के थ्रू, जो एक कांटे टाइप के दिख रहे हैं इसको हम सीलिया कहते हैं, सीलिया के थ्रू वो खाना इस कैविटी में गिरेगा जिससे कि वो डाइजेशन करेगा। तो इस तरीके से डाइजेशन होता है किसका? अमीबा का। अमीबा का डायग्राम इंपॉर्टेंट है? नहीं है। तो मैं सिर्फ किसका डायग्राम याद करना है? अमीबा का याद करना है और उसका न्यूट्रिशन याद करना है। पैरामीशियम से जनरली ये पूछा जाता है कि वो यूनिसेलुलर है कि नहीं है। एग्जाम्पल बताओ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो आप पैरामीशियम भी डाल सकते हो। ज्यादा नहीं आता पैरामीशियम से, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है। फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। तो सबसे ज्यादा आपको क्या याद रखना है? अमीबा का याद रखना है, और उससे भी ज्यादा आपको याद रखना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। डाइजेस्टिव सिस्टम कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स फूड है मेरे बच्चों। कैसा फूड है? कॉम्प्लेक्स। अब डाइजेशन की हेल्प से जो डाइजेशन प्रोसेस होती है, छोटे 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 फॉर्म में जो फूड होता है वो टूट जाता है, बस इतना ही मतलब होता है। एनर्जी मिलती है, एटीपी, वो दूसरी प्रोसेस में होता है बच्चों। डाइजेशन प्रोसेस में सिर्फ इतना होता है
कि जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिर्फ सिंपल में कन्वर्ट होता है, ना कि कोई एनर्जी मिलती, कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ इतना ही होता है डाइजेशन में कि कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए? एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनस तक होती है। आप ऐसा समझ सकते हो कि एलिमेंट्री कैनाल एक पाइप होती है बच्चों, ऐसी एकदम सीधी सीधी पाइप होती है, ठीक है, जो माउथ से एनस तक होती है। उसके बाद वो मॉडिफाइड हो जाती है। क्या हो जाता है बच्चों? मॉडिफाइड हो जाती है अलग अलग तरीके से। कभी वो मॉडिफाइड होके बच्चों देखो स्टोमच बना रही है, कभी वो मॉडिफाइड होके ईसोफेगस बना रही है। ईसोफेगस बच्चों फूड पाइप को कहते हैं, ईसोफेगस बना रही है। कभी वो मॉडिफाइड होके बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन बना रही है, कभी वो मॉडिफाइड होके लार्ज इंटेस्टाइन बना रही है। तो इस तरीके से ये जो हमारी फूड पाइप है ये माउथ से स्टार्ट होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, और ये माउथ से होते होते फूड पाइप के पास आती है एलिमेंट्री कैनाल, फिर स्टोमच, फिर किस में आएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से एनएस तक। तो ये हमारी एक पाइप होती है जो डिफरेंट फॉर्म में मॉडिफाइड होती है। कहां से कहां तक? माउथ से एनएस तक होती है। माउथ वो रीजन होता है जहां से बच्चों आप खाना खाते हो, और एनएस वो रीजन होता है जहां से आप अपनी बॉडी का वेस्ट बाहर निकालते हो, और इसके बीच में जो भी आपको मिलता है, ठीक है, स्टोमा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो कुछ भी फूड पाइप, वो सब एलिमेंट्री का एक पाइप तो है। ये सीधी सीधी पाइप है पानी के पाइप की तरह, लेकिन ये मॉडिफाइड हो गई है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्टोमच में, ईसोफेगस, फूड पाइप में। समझ गए? इसको हम क्या बोलते हैं? जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं। किसको? एलिमेंट्री कैनाल को। ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रो इंटस्टिशियल ट्रैक्ट, ठीक है, और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीआई ट्रैक्ट। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि माउथ से एनएस तक होती है। आपसे ऐसा डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है। ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये बनाना पड़ेगा और उसकी लेबलिंग भी करनी पड़ेगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ABCD करके दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताओ ये क्या है, ये क्या है। तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर होना, डायग्राम बना के याद कर लेना। अब मैं ये बताने वाली हूँ कि खाने का मूवमेंट कैसे कैसे होता है। खाना आपने मुंह से लिया, ठीक है, मुंह से खाया आपने, या आप दांत से चबाओगे, ठीक है। ये रहा हमारा बच्चों फूड पार्टिकल, ठीक है, थोड़ा सा और जूम करते हैं। ये फूड पार्टिकल है, ये आपने अपने माउथ से लिया। जैसे ही बच्चों आप इस फूड पार्टिकल को, ठीक है, आपकी बहुत बड़ी सी रोटी थी, आपने उसका एक छोटा सा पीस तोड़ा और अपने माउथ में रखा। फिर क्या होगा कि आपके माउथ में होगा सलाइवा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ग्लैंड भी होते हैं जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं, यानी कि जो लार होती है खाने में वो सिक्रीट करते हैं और खाने में लार जाती है। और जो दांत होते हैं ना आपके बक्कल कैविटी, इस रीजन को बक्कल कैविटी बोलते हैं, तो यहाँ पे वो दांत जो होता है वो खाने को चबाता है, उसमें सलाइवा मिक्स होता है और सलाइवा में कुछ थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। फिर आपका जो फूड है वो नीचे की ओर आएगा, ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। अभी यहाँ पे तो आ गया, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड भी है, यहाँ 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 पास पास में, लेकिन सलाइवरी ग्लैंड में फूड नहीं जाता है, फूड तो इस पैसेज से आएगा। सलाइवरी ग्लैंड की जो सिक्रीशन है जिसमें कि वो सलाइवा सिक्रीट कर रहा है वो फूड में जाएगा। फूड सलाइवा ग्लैंड के अंदर नहीं जाता, उसकी सिक्रीशन फूड के पास जाती है। समझ गए? उसके बाद जो ये है आपका ईसोफेगस, यानी कि आपकी फूड पाइप है, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ पोर्शन होता है ऊपर का वो आपके कंट्रोल में होता है, फूड पाइप का ऊपर का कुछ पोर्शन आपके कंट्रोल में होता है, और बाकी उसके नीचे का जो पोर्शन होता है वो अब आपके कंट्रोल में नहीं है बच्चों, ये पोर्शन नहीं है, कुछ ऊपर का रहता है कंट्रोल में आपके, लेकिन बाकी नीचे का फूड पाइप आपके कंट्रोल में नहीं होता है। तो आपका खाना माउथ से सीधे नीचे नीचे गया फूड पाइप से होते हुए, अब किस में जाएगा? स्टोमच में जाएगा। किस में जाएगा? स्टोमच में। अब ये खाना आपका किस में आ गया? स्टोमच में आ गया। ये स्टोमच है, ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है, जो भी मैं रेड रेड कर रही हूँ ये स्टोमच है आपका। इसमें खाना गया। अब इसमें खाना जाने के बाद ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहां से अब वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ये जो ब्लू 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 दिख रहा है ना, यहाँ पे आएगा खाना, और इसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। किस में जाएगा? फूड लार्ज इंटेस्टाइन में। और फिर ये आ गया एनएस,
एट द लास्ट में NS आ गया, तो NS के थ्रू, यहाँ पे NS लिखा हुआ है नीचे, तो इसके थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे इसका पैसेज क्या है फूड का। आपका फूड माउथ से जाएगा। एक बार फिर से हम फूड का देखेंगे कि पाथ क्या होता है, पाथवे कौन सा फूड फॉलो करता है। तो माउथ से आप लेंगे खाने को, ठीक है, माउथ से जाएगा बक्कल कैविटी में, उसके बाद जाएगा ईसोफेगस में। आया समझ में कहां कहां जाएगा? माउथ में जाएगा फूड, फिर बक्कल कैविटी में जाएगा, फिर ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस मींस फूड पाइप, तो माउथ में, उसके बाद बक्कल कैविटी में, उसके बाद ईसोफेगस में। ईसोफेगस के बाद आपका फूड जाएगा, वो जाएगा स्टोमच में। ये स्टोमच रीजन है, ये जो रीजन होता है ये स्टोमच रीजन है। यहां फूड जाएगा, फिर आपका फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जो ब्लू कलर का है। लास्टली आपका फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और रेक्टम से होता हुआ, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। लास्टली यहां पे फूड जाएगा, फिर जाएगा रेक्टम में और एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका फूड का पाथवे है कि वो बॉडी में कैसे कैसे मूव करेगा। अब आप सोचोगे कि इसका क्या यूज है, जैसे कि लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, और क्या हो गया, स्लाइवरी ग्लैंड हो गया। तो इसका क्या मतलब है, ये यहाँ पे क्यों एग्जिस्ट कर रहा है जब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है? इनकी जरूरत है, ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो आपकी प्रोसेस को बहुत ज्यादा फास्ट कर देते हैं। यानी कि अगर आप कोई खाना खाते हो ना, तो इससे सालों लग जाते हैं उसको डाइजेस्ट होने में, बट वो इतने जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है 4 से 5 घंटे में, 6 घंटे में, बिकॉज ऑफ एंजाइम्स। तो जो ये ग्लैंड होते हैं ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, लीवर। तो ये सारे जो ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि ये और ये सब यहाँ पे देखो प्रेजेंट है। ये यहाँ पे एंजाइम को सिक्रीट करेंगे जो कि आपकी डाइजेशन की प्रोसेस को काफी स्मूथ बनाएंगे और काफी जल्दी हो जाएगी, यानी कि कम टाइम लगेगा और आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये एंजाइम्स नहीं होते, ये एंजाइम सिक्रीट नहीं करते, तो जो आपका खाना है उसे डाइजेस्ट होने में सालों साल लग जाते। तो इन ऑर्गेन से क्या होता है, इन ऑर्गेन से क्या होता है बच्चों, कि डाइजेशन इजी हो जाता है क्योंकि इनसे एंजाइम रिलीज होता है। मूव करते हैं आगे। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको देखने मिलेगा एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि लीवर, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, इन सब की बात हो रही है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स जिसको हम बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें देखने को मिली, एक तो एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से एनएस तक है, दूसरा हमें ग्लैंड्स देखने को मिले, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को ही एसोसिएटेड ग्लैंड्स कहते हैं। राइट द नेम ऑफ एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स के जो नेम है वो लिखना है आपको, ये यहाँ पे लिख दिए। सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है, पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है। ये आपको लर्न करना है। जिस क्वेश्चन के ऊपर लर्न लिखा है वो आपको याद करना है, जिसमें जो लिखा है वो करना है। ये उतना जरूरी नहीं है तीत वाला, तो देखो यहाँ पे लिखा है रीड करना है आपको। जो तीत होता है, तीत का मतलब होता है दांत। तीत का क्या मतलब होता है, दांत। ओके, तो दांत होते हैं ना बच्चों, 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग लाइफ। हमारे लाइफ में 2 बार दांत आते हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहले आते हैं टेम्पररी मिल्क टीथ, ठीक है, मिल्क टीथ जिसको हम बोलते हैं, और दूसरे आते हैं परमानेंट टीथ। देखो जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं और जो मिल्क टीथ होते हैं वो 20 होते हैं। मिल्क टीथ छोटे बच्चों के आते हैं, उसके बाद वो टूट जाते हैं। उसके बाद जो दोबारा टीथ आते हैं वो परमानेंट या फिर एडल्ट टीथ होते हैं जो कि 32 इन नंबर होते हैं। सबसे पहले लाइफ में कौन से टीथ आते हैं आपको पता होना चाहिए, मिल्क वाले। उसके बाद कौन से आते हैं, परमानेंट वाले। मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है, 20, और परमानेंट टीथ की संख्या कितनी होती है, 32। बस, ज्यादा इसको लर्न नहीं करना है, सिर्फ रीड करना है और समझ लेना है। तो वीडियो से आप समझ लोगे, जब नोट्स रिवाइज करोगे तो रीड कर लोगे। एग्जाम के टाइम पे इसको मत देखना लेकिन, ठीक है, जो रीड लिखा है एग्जाम के टाइम पे मत लिखना, क्योंकि आप रिवीजन ही ऑलरेडी इतना कर चुके होगे कि आपको एग्जाम टाइम पे ये सब देखने की जरूरत नहीं है और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर जिसमें मैंने मेंशन कर दिया है कि इसको याद करना है, दैट मीन्स कि आपको याद करना ही होगा। जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास 4 प्रकार के दांत होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर।
इंसीजर यानी कि बच्चों सामने के दांत जो कि काटने के काम आते हैं। जैसे कि आप एप्पल खाते हो तो सामने के 4 जो दांत होते हैं उसे काटते हो ना उसको, तो कटिंग, उन्हें इंसीजर बोलते हैं। कैनाइन, कैनाइन साइड साइड के दांतों को बोलते हैं। जो जैसे आप गन्ना खाते हो तो गन्ना को छीलते हो आप किनारे से, वो टियरिंग, वो आप कैनाइन टीथ से करते हो। प्री मोलर, जब आप कुछ हल्का फुल्का खाना खाते हो उसको हम बोलते हैं प्री मोलर की हेल्प से हम खाते हैं। मोलर्स, मोलर सबसे लास्ट में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, काफी बड़े और बहुत स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं। ये सब चबाने के काम आते हैं, ग्राइंडिंग के काम आते हैं। समझ गए? इंसीजर कटिंग के काम आते हैं, काटने के, जैसे एप्पल खाते हैं। कैनाइन गन्ना छीलने के, जैसा टेयरिंग, इसका मतलब होता है कि छीलने के काम आते हैं। ये इंसीजर के जो टीथ होते हैं ना, इंसीजर टीथ होते हैं, उसके बाजू 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 में होते हैं, साइड साइड में होते हैं कैनाइन टीथ। प्री मोलर थोड़ा पीछे होते हैं इन सबसे, जो कि ग्राइंडिंग के काम आते हैं, चबाने के काम आते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट चीजों को। लेकिन मोलर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, सब सब कुछ चबा सकते हो, उसको हम ग्राइंडिंग चबाने के काम नहीं लेते। ये सबसे पीछे होते हैं, आपके पीछे की तरफ मौजूद होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं। इसमें से कुछ टीथ जो होते हैं वो आते भी नहीं है कुछ बच्चों को, मतलब कुछ वेस्टिजियल भी हैं। यानी कि जो मोलर टीथ होते हैं उसमें से जो कुछ दांत होते हैं वो काफी बड़े में आते हैं, जिसे आप अकल दाढ़ भी कहते हो, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपने ऊपर ऊपर से देखना है। टंग, टंग का मेन काम होता है आपको टेस्ट के लिए, वो आपको टेस्ट बताता है। द डिफरेंट एरियाज ऑफ टंग आर, देखो कौन कौन से हैं। जो आपको जो टंग होता है ना वो टेस्ट बताता है, जैसे कि स्वीट मीठा मीठा, सॉल्टी सॉर खट्टा खट्टा, बिटर कड़वा कड़वा। टिप पे, अगर आपकी जो टंग की जो टिप है वहां पे आपको स्वीट स्वीट फील होता है। टिप्स और साइड में सॉल्ट फील होता है, सॉल्टी टाइप। साइड्स में खट्टा खट्टा फील होता है, और एकदम पीछे बेस में कड़वा कड़वा फील होता है। देयर आर नो टेस्ट बर्ड्स, हमारे पास कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता बच्चों चिली के लिए, जो आपको तीखा लगता है। क्यों लगता है? जब आप मिर्च खा लेते हो तो आपको तीखा लगता है, तो उसका बच्चों कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता है, वो सिर्फ एक बर्निंग सेंसेशन होती है आपको। ओके, तो आपको बर्निंग सेंसेशन होती है, वहां पे कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता है आपको तीखा फील होने के लिए। आगे मूव करते हैं। फेरिंग्स, ये क्या होता है? ये होता है बच्चों कॉमन पैसेज, यानी कि एक रास्ता होता है, कॉमन रास्ता होता है, किसके लिए? खाने के लिए और एयर के लिए, ब्रीथिंग। द ओरल कैविटी लीड्स टू फेरिंग्स, जो आपकी ओरल कैविटी होती है वो किसको लीड करती है? फेरिंग्स को लीड करती है। फेरिंग्स वो रीजन है, आपको ऐसे याद रखना है, जहां पे फूड और एयर, यस बिल्कुल यही समझना था आपको। कॉमन रास्ता है यानी कि एक ही पटरी है जिससे दोनों ट्रेन जाएंगी, यानी कि एक ही पैसेज है जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं, जहां से फूड को भी जाना है, फूड वाली ट्रेन को भी जाना है इसी पटरी से, और एयर को भी जाना है सेम फेरिंग्स वाली पटरी से। समझ गए? यानी ये रेलगाड़ी है, वो एक ही पटरी से जाती है, दो रेलगाड़ी एक पटरी से जा रही है, तो ये हो गई रेलगाड़ी, ट्रेन आपकी, और ये हो गई आपकी पटरी। यानी एक पैसेज है, ठीक है, एक पैसेज से फूड को भी जाना है और एयर को भी जाना है, ठीक है। ईसोफेगस, ईसोफेगस का मतलब होता है फूड पाइप। द ईसोफेगस लीड, तो ईसोफेगस होता है उसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप। द फेरिंग्स लीड टू ईसोफेगस, यानी पहले फेरिंग्स आएगा, उसके बाद कौन आएगा? ईसोफेगस आएगा। एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होते, कहाँ पे? ईसोफेगस में। यहाँ पे आपको एक मूवमेंट याद करना है कि वो मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। ये जो मूवमेंट है बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है, बाकी के सेंटेंस आपको ऊपर के रीड करने थे, ये आपको लर्न करना है। यहाँ पे पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, ये देखो यहाँ पे डायग्राम से समझो। जो आपकी जो फूड पाइप होती है वो पानी के पाइप की तरह नहीं होती है कि आपने खाया और वो सीधा सीधा नीचे आ गया, नहीं, वो मस्कुलर टाइप की होती है। जैसे कि ये फूड पाइप है, यहाँ पे खाना है तो वो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, जहां पे खाना होगा वहां पे ये ऐसे फूल जाएगा, और जब वो खाना नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो फिर वो नीचे इस तरीके से फूल जाएगा। जब वो यहाँ पे होगा फूड, तो यहाँ की फूड पाइप थोड़ी ऐसी होगी, कर्व टाइप की होगी, लेकिन जब वो नीचे आ जाएगा तो फिर ऊपर की तो सीधी हो जाएगी लेकिन नीचे में कर्व आ जाएगा। जैसे कि ये आपकी नॉर्मल कंडीशन में फूड पाइप है, जब आपने खाना खाया
ये नॉर्मल कंडीशन है, जब आपने खाना खाया तो ये आपकी फूड पाइप की ये कंडीशन है, ये खाना है बीच में, इसमें खाना नहीं था पहले वाले में, इसमें खाना है। अब ये जो फूड है ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा, उसके बाद ये फूड जो है ईसोफेगस में थोड़ा और नीचे जाएगा, उसके बाद जो ये फूड है वो और नीचे जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, जहां पे फूड नहीं है तब तो ये सीधी सीधी है, बट जहां पर फूड है वहां पे ऐसे कर्व आ जा रहा है, वहां पे क्या आ रहा है, ऐसे कर्व आ जा रहा है, जहां पे फूड जा रहा है वहां पे कर्व आ जा रहा है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना, इस मूवमेंट को आपको याद कर लेना है। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द ईसोफेगस। कहीं कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कहीं सुकड़ रही है उसकी मसल, और कहीं पे एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है। अब हम देखेंगे स्टोमच के बारे में। ये जे शेप्ड होता है, कैसा होता है, जे शेप्ड होता है। जो बच्चों हमारा स्टोमच होता है वो किस शेप का होता है, वो होता है जे शेप्ड का, जिसे हम बैग लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। उसका जो शेप होता है वो जे शेप होता है, और वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमच बोलते हैं। ये बहुत सारी सिक्रीशंस देता है, ठीक है, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, जिसमें कि हम देखेंगे HCl, म्यूकस और पेप्सिन। ये सब आपको याद होना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो HCl होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्रिएट्स करता है एसिडिक मीडियम फॉर द एंजाइम एक्शन। म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है स्टोमच लाइनिंग। आपको पता है कि जो HCl होता है वो एक एसिड होता है, यानी कि एसिड जो होगा वो जब हमारे स्टोमच में होगा, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर, तो ये तो खराब हो जाएगा ना, डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही HCl आएगा यहाँ पे स्टोमच में, तो ये तो जल जाएगा, ये तो डैमेज हो सकता है ना। तो यहाँ पे एक म्यूकस की लेयर बन जाएगी, यहाँ पे स्टोमच में म्यूकस की लेयर बन जाएगी, जो कि प्रोटेक्ट करेगी स्टोमच को HCl से। तो म्यूकस का ये काम होता है, समझ में आया, म्यूकस का क्या काम है, समझ में आया। ये प्रोटेक्ट करता है बच्चों स्टोमच लाइनिंग को। पेप्सिन, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन को तोड़ता है, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन अवर स्टोमच, जो क्या रोल होता है एसिड का हमारे स्टोमच में। ये बच्चों इंटेक्स क्वेश्चन है। इंटेक्स क्वेश्चन कौन सा है, पेज नंबर 87 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंटेक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर है रोल ऑफ एसिडिक इन अवर स्टोमच इज, इसका क्या रोल है, इसका रोल ये है, पहला, टू क्रिएट एसिडिक मीडियम विच इज नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। जो पेप्सिन है ना, इसको वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, ये तभी काम करेगा जब एसिडिक मीडियम होगा। तो एक तो इसलिए हेल्प मिल जाती है। टू किल द जर्म्स विच फूड में कंटेन, जो आपने खाना खाया उसमें जो फूड होते हैं, तो कुछ फूड्स जो होते हैं, देखो वो तो आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, बट कुछ जो फूड को होता है वो HCl जो एसिड है ना वो किल कर देता है, ठीक है। और एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड करता है, क्यों, क्योंकि जो HCl है वो तो एसिड है, तो पेप्सिन को जरूरत होती है एसिडिक मीडियम की काम करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या होता है। ये आपका इंटेक्स क्वेश्चन है, पेज नंबर 87, ठीक है, 87 और क्वेश्चन नंबर 4। फंक्शन बताना डाइजेस्टिव एंजाइम का। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक्स डाउन दीज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स सो दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड। मैंने आपको बताया था कि डाइजेशन जो होती है वो ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ द कॉम्प्लेक्स डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होता है, प्रोटीन का भी होता है, फैट का भी होता है।
कुछ डाइजेशन जो होता है थोड़ा सा वो सलाइवा में भी होता है, बाकी का जो डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का डाइजेशन होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लंबी होती है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से होती है, माउथ से एनस तक होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। एक बार डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। ये रहा जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें बहुत कुछ आता है। माउथ से एनस तक की बात हम करते हैं एलिमेंट्री कैनाल से, तो इसमें यहाँ से पूरा का पूरा पैसेज आता है। ये मॉडिफाइड फॉर्म होता है एलिमेंट्री कैनाल का, स्टोमच, इसोफेगस, ठीक है, ये सब मॉडिफाइड फॉर्म होता है। तो उसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ये भी मॉडिफाइड फॉर्म होता है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ा होता है, लॉन्गेस्ट पाथ होता है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है और एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनस तक होती है। हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स का मतलब होता है जो क्या खाते हैं, जो घास फूस खाते हैं, जो ग्रासेस खाते हैं, ठीक है, उनकी लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड, उन्हें सेलुलोज डाइजेस्ट करना पड़ता है। इस वजह से जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बड़ी होती है। अब अगर मैं बात करूं कार्निवोर्स की, तो कार्निवोर्स को मीट खाना होता है, यानी कि जैसे कि टाइगर वगैरह हो गए, तो मीट को डाइजेस्ट करना काफी इजी होता है। तो इसीलिए जो कार्निवोर्स होते हैं उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है, और सेलुलोज जो होता है डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करने में, इसीलिए लॉन्ग इंटेस्टाइन होती है किसमें, हर्बीवोर्स में। तो ये दोनों पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। हर्बीवोर्स में क्या होता है बच्चों, लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और कार्निवोर्स में शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। एग्जाम्पल काउ और टाइगर। काउ किसका एग्जाम्पल है, हर्बीवोर्स का, और कार्निवोर्स का एग्जाम्पल है टाइगर। इंटरस्टिशियल जूस कंप्लीट डाइजेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो इंटेस्टाइन था, स्मॉल इंटेस्टाइन था, ठीक है, इंटेस्टाइनल जो जूस होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को करता है, फैट को करता है, तो वो कन्वर्ट किस में कर देता है, अमाइनो एसिड में। ये प्रोटीन है मान लो, ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड और छोटा पार्टिकल होता है बच्चे, ठीक है, ग्लूकोज, फैटी एसिड और ग्रेसियोल में। तो कंप्लीट डाइजेशन के बाद प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। फैट्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड एंड ग्रेसियोल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर इंटेस्टाइन देन कार्निवोर्स। जो हर्बीवोर्स होते हैं, यानी कि जो घास वगैरह खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, हर्बीवोर्स उनको कहते हैं, तो उनके पास लॉन्ग इंटेस्टाइन क्यों होती है, जबकि कार्निवोर्स में ऐसा नहीं होता है। यानी कि कार्निवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन से हर्बीवोर्स की इंटेस्टाइन जो होती है वो बड़ी होती है, ऐसा क्यों। Herbivores have a long small intestine to digest cellulose present in the food, which takes more time to break down. Carnivores have a small intestine as meat is easier to digest. ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो हर्बीवोर्स होते हैं जैसे कि काउ, उन वो जो खाना खाते हैं वो खाते हैं ग्रास, ग्रीन प्लांट्स वगैरह, तो उसमें होता है सेलुलोज, तो उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसी वजह से जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो बड़ी होती है, लंबी होती है, लॉन्गर होती है। बट जो हमारे कार्निवोर्स होते हैं उन्हें मीट खाना होता है, जिसे डाइजेस्ट करना काफी इजी होता है, इस वजह से उनकी शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। याद करना है इस क्वेश्चन को। विलाई, ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन थी, डायग्राम में देखो, ये जो ब्लू कलर में ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर मैं ऐसे बना दूं, छोटे छोटे विलाई होते हैं, छोटे छोटे विलाई होते हैं। वही विलाई यहाँ पे बना हुआ है जूम करके। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी, इस तरीके से इसमें इस तरीके का विलाई पाया जाता है इस फॉर्म में। यहाँ रहेगा कुछ, यहाँ रहेगा, यहाँ यहाँ, तो ये क्या करता है,
ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना होता है, तो जो विलाई होते हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं ताकि आप न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पाओ। तो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज विलाई? ये क्या होता है? द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी इनर लाइनिंग पे हैज न्यूमरस यानी बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसे हम विलाई कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है विलाई का? इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ से लिया जाता है? इंटेस्टाइन की वॉल से लिया जाता है। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। जो विलाई का जो डायग्राम है उसमें देखना बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ये एक विलाई है। ऐसी बहुत सारी विलाई होती है जिसमें बहुत ब्लड सप्लाई होती है, जैसे ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी लेने के लिए, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज। अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए हम उस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली विलाई क्या होता है और उसका क्या फंक्शन होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो लंबाई है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की ज्यादा होती है। लेकिन अगर मोटाई या चौड़ाई की बात की जाए तो वो लार्जेस्ट जो अपनी लॉन्ग इंटेस्टाइन होती है उसकी होती है। यहाँ पे लार्ज नहीं होगा, यहाँ पे लार्ज होगा बच्चों, ये नहीं होगा, ठीक है? ये नहीं होगा, यहाँ पे लार्ज होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और लार्ज इंटेस्टाइन होता है। डायग्राम में सही मेंशन है। तो इसमें क्या होगा? एक तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है और दूसरा ये मोटाई में मोटी होती है, ठीक है? देखो, चौड़ाई में मोटी होती है, लंबाई में छोटी होती है। ये देखो, ये मोटी है पिंक कलर में जो दिख रहा है, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है पतली है और बहुत लंबी है, लेकिन ये ज्यादा मोटी है। मोटी कौन है? लार्ज इंटेस्टाइन। इसको कट करो, इसको, और यहाँ पे लार्ज लिखो, ठीक है? LARGE, लार्ज होगा। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? किस तरीके से डिजाइन किया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन को ताकि वो डाइजेस्ट कर ले फूड को? मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है उसको वो एब्जॉर्ब कर ले। तो कैसे डिजाइन किया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन को कि वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर ले? इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 87। आंसर, the inner lining of the small intestine has numerous finger-like projection called villi. Function of villi is increase the surface area for absorption. The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cells of the body. Now next, digestive glands. The digestive glands associated with the alimentary canal are salivary glands, liver और pancreas. ये मैंने आपको डायग्राम में दिखाए थे ऑलरेडी। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होता है? सिक्रीट सलाइवा प्लस म्यूकस। सलाइवा सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। जो स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है। कौन? सलाइवरी अमाइलेज, यानी कि सलाइवा। जो लीवर होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। अगर आपसे लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे तो लीवर, लेकिन अगर लार्जेस्ट ऑर्गन पूछे तो वो क्या होता है? स्किन। तो कंफ्यूज नहीं होना, ग्लैंड पूछे तो लीवर, ऑर्गन पूछे तो स्किन। लीवर बाइल रिलीज करता है, गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है। रिलीज कौन कर रहा है? लीवर। और स्टोर कौन कर रहा है बाइल को? गॉल ब्लैडर। पैनक्रियाज, हेड्रोक्राइन ग्लैंड। इसे हेड्रोक्राइन ग्लैंड इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों होते हैं। जहां पे ये दोनों प्रेजेंट हो, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, दैट मीन्स कि वो क्या है? हेड्रोक्राइन।
इन दोनों को मिला के हम हेड्रोक्राइन बोलते हैं। ये कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? ये इंसुलिन सिक्रीट करता है और ग्लाइकोगॉन सिक्रीट करता है। एंडोक्राइन मीन्स जिसके पास डक्ट नहीं होती, जैसे कि हॉर्मोन्स। एक्सोक्राइन मीन्स जिसके पास डक्ट होती है, जैसे कि पाइप के थ्रू, डक्ट के थ्रू कोई चीज जाएगी, ठीक है। और एंडोक्राइन मीन्स कि उसके ऊपर ऐसे ही डाल दो, जैसे कि हॉर्मोन्स, फिर वो अपने रिसेप्टर्स के पास जाके चले जाएंगे, इसमें डक्ट नहीं होती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? सलाइवा का क्या रोल होता है खाना पचाने में? ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये एक बार चेक करो कि 5 है कि 6, ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या लिखा है, 6 लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 99 एक्सरसाइज का। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? रोल क्या है सलाइवा का डाइजेस्टिव फूड में? तो उसका रोल ये है, द सलाइवा कंटेन सलाइवरी अमाइलेज। जो सलाइवा होता है उसमें सलाइवरी अमाइलेज होता है, दैट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च टू शुगर। जो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? शुगर में। शुगर यानी कि माल्टोज शुगर की हम बात कर रहे हैं। द सलाइवा जो होता है वो मॉइस्ट कर देता फूड में, यानी मुंह जो फूड होता है आपका उसमें थोड़ा सा गीलापन देता है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है चीविंग, चबाने में, एंड ब्रेक डाउन द बिग पीसेस of food into smaller ones so that salivary amylase can digest the starch, ठीक है। तो इस वजह से वो अच्छे से डाइजेस्ट कर लेता है स्टार्च। देखो, जो सलाइवा होता है वो क्या करता है कि एक तो वो गीला गीला जैसा होता है, वो लार होती है बच्चों, तो जब खाने में मिलती है ना, तो जो खाना होता है चबाना और उसे बड़े पीसेस को छोटे पीसेस में तोड़ना थोड़ा इजी हो जाता है। बस यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडीज? हमारे शरीर में जो फैट होते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होते हैं? वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस? पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि फैट जो होता है बॉडी में कहाँ? इन अवर बॉडी। व्हाट आर फैट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी? दूसरा क्वेश्चन होगा यहाँ वेयर से, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस? ये सारी प्रोसेसेस कहाँ पर होती है? तो डाइजेशन ऑफ फैट्स, जो फैट होता है ना, डाइजेशन ऑफ फैट वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फैट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज globules in the small intestine। लार्ज globules के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कैसा होता है? लार्ज globules के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं फैट्स, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल जूस जो होता है वो डाला जाता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। बाइल जूस को डाला जाता है किसमें? इंटेस्टाइन में, विथ पैनक्रियाटिक जूस। मतलब बाइल जूस तो जाएगा, साथ में पैनक्रियाटिक जूस भी जाएगा। जैसे कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो यहाँ पे लीवर है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर भी है, यहाँ पे पैनक्रियाज भी है, तो इस सबकी सिक्रीशन एक साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगी, सबकी एक साथ सिक्रीशन जाएंगी, ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ लार्ज गोब्यूल्स, लार्ज गोब्यूल्स यानी कि जो बड़े बड़े एकदम गोले हैं फैट के, ब्रेक डाउन इनटू फाइन गोब्यूल्स, छोटे छोटे यानी कि जो बड़े बड़े फैट के एकदम छोटे छोटे गोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, to provide large surface area for the proper action of enzyme। अब देखो, जब ये बड़े बड़े थे तो एंजाइम को इनके ऊपर काम करने में दिक्कत हो रही थी, बट जब ये छोटे छोटे हो गए तो इनके ऊपर एंजाइम का काम करना काफी आसान हो जाएगा। लाइपेज, लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस। जो लाइपेज एंजाइम होता है वो पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। कॉजेस ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट, ये क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है किसको? फैट को, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट, क्या सिक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन? इंटरस्टिशियल जूस सिक्रीट करता है जो कि फैट को डाइजेस्ट करता है, दैट कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड। तो फैट को किस में कन्वर्ट करता है? फैटी एसिड में और ग्रेसियोल में। तो ये पूरी प्रोसेस है, ये पूरी थ्योरी लिख दी। अब थ्योरी लिखने के बाद आप एरो के फॉर्म में पूरा समराइज करके समझाओगे, और ये अगर आप डायग्राम बनाओगे ना इस तरीके से एरो बना के,
तो ये सच में हेल्प करेगा नंबर गेन करने के लिए, बोर्ड्स में भी जरूर बनाना, ये क्वेश्चन आएगा तो काफी इंपॉर्टेंट है। फैट जो है इमल्सिफाइड होगा बाइल सॉल्ट, ठीक है, फैट जो हो गया इमल्सिफाइड हो गया। फिर पैनक्रियाटिक जूस आएगा, उसमें क्या आता है लाइपेज, तो वो फैट का ब्रेक डाउन करेगा। फिर इंटरस्टिशियल जूस आएगा, तो फैटी एसिड और ग्रेस्यूल में कन्वर्ट कर देगा, किसको, फैट में। तो फाइनली फैट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड एंड ग्रेस्यूल। ये बच्चों क्या है, इंटेस्टाइनल जूस है, ना कि इंटरस्टिशियल जूस है, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस है, जो कि इंटेस्टाइन से निकला है, वो जूस है ये। न्यूट्रिशन टॉपिक हो गया पूरा खत्म, हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब एक क्वेश्चन जो है वो होमवर्क है, आपको डिफरेंस बिटवीन लिखना है ऑटोट्रॉफिक एंड हाइड्रोट्रॉफिक में, ये आपका होमवर्क है। और दूसरी चीज, अब ये लास्ट का 1 पेज बचा जिसमें कि आपने जो कुछ भी पढ़ा उसको मैं समराइज करके बताऊंगी, अदरवाइज चैप्टर हो गया पूरा खत्म, मतलब चैप्टर में जो न्यूट्रिशन वाला टॉपिक था वो पूरा खत्म हो गया है। माउथ में आप क्या लेते हो, खाना लेते हो, खाना डाला, दांत से आप उसे चबाओगे, ठीक है, टंग से आप उसे रोल करोगे, फूड को टेस्ट लोगे और उसको गुटक जाओगे, सॉलोइंग मतलब गुटकना। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स होंगे, तो वो सिक्रीट करेंगे सलाइवा और म्यूकस को, जिससे कि जो स्टार्च होगा सलाइवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारा ईसोफेगस है, ईसोफेगस का मतलब होता है फूड पाइप। क्या होता है ईसोफेगस, मतलब फूड पाइप होता है। तो यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स होता है, जो मैंने फूड बना के दिखाया था ना कि किस तरीके से होता है। ये देखो, ये आपकी फूड पाइप है, ठीक है, तो जब उसमें खाना आता है तो मैंने बताया था ना कि वो ऐसे मूवमेंट, जो फूड पाइप में जो फूड का मूवमेंट होता है, उसी वो मूवमेंट आपको याद करना, उसकी डेफिनेशन याद कर लेना। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्टोमच की। तो स्टोमच जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो वो 3 प्रकार के होते हैं, पेप्सिन, एचसीएल, म्यूकस, ठीक है। तो एचसीएल तो तुम्हें पता है कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जहाँ पे पेप्सिन वर्क कर पाए, और पेप्सिन क्या करता है कि वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, और जो म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है स्टोमच को, ठीक है, स्टोमच को वो प्रोटेक्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल जो जूसेस होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं किसको, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देते हैं, फैट को फैटी एसिड प्लस ग्रेसियोल में बदल देते हैं, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में बदल देते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ऊपर जो आपने पढ़ा वो भी काफी इंपॉर्टेंट था, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये पेप्सिन, एचसीएल, म्यूकस वाला ये इंपॉर्टेंट है। उसका अधिक कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, और फैटी एसिड और ग्रेसियोल में हो रहा है, प्रोटीन जो वो अमाइनो एसिड में हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज विलाई, अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करती है और इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया को। रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम, सिक्रीशन कहाँ कहाँ से मिलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पे लीवर भी है और यहाँ पे पैनक्रियाज भी, उसको सिक्रीशन देने के लिए सब एक साथ किस में सिक्रीशन देंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लीवर क्या करेगा, बाइल लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स उसको स्मॉलर वाले में करेंगे, लार्ज जो फैट के ग्लोब्यूल्स उनको छोटे छोटे में कन्वर्ट करेंगे। फिर पैनक्रियाटिक जूस आएगा पैनक्रियाज से, ट्रिप्सिन होगा उसमें, और लाइपेज होगा, लाइपेज जो होगा फैट को लिपिड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, फैट इसमें कन्वर्ट कर देगा, प्रोटीन को, ठीक है, प्रोटीन भी कन्वर्ट हो जाएगा। देन लास्ट में हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की, तो इसमें क्या होगा कि वो फूड जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड थ्रू जो वेस्ट मटेरियल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये पूरी टोटल समरी थी आपकी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।